जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का भूगोल चैप्टर नंबर 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और आपके सामने स्क्रीन पर सारे प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे, है ना। और सारे प्रश्न को डिटेल से समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को पूछा गया है। सभी प्रश्नों को देखेंगे जो भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न करवा दिया गया है ना। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसको देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि आपके सामने टाइपिंग की हुई आपको दिख रहा होगा। चलिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है तो ध्यान दीजिएगा। बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पहिका कृषि उपयोगी है। कौन सी कृषि उपयोगी है, याद रखिएगा। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि उपयोगी है तो याद रखिएगा पहिका कृषि। कौन सी कृषि तो पहिका कृषि, यही सब याद रखना है। कौन सी कृषि तो याद रखिएगा पहिका कृषि जो है वो उपयोगी मानी जाती है। जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर ली जाती है, यही आपका जो है राइट आंसर होगा। इसको याद कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में शायद 2021 में पूछा है, शायद इस बार जो है 2024 में पूछ लिया जाए, इसीलिए जो है आप जो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके सामने करवाया जा रहा है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए कोई ये मत मानिए, ये नहीं सोचिएगा कि जो ये प्रश्न नहीं आएगा। देखिए कोई बात नहीं है, आपको थंबनेल से ही मालूम चल गया कि संभावित प्रश्न है, आने की 99% संभावना है। तो इसलिए हर एक प्रश्नों पर आप जो है बहुत ही ध्यान दीजिए, है ना, सारे प्रश्नों के ऊपर। चलिए दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न आपका है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक जो संसाधन है, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े तो जाकर चैप्टर पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आपको यह बताना है कि प्राकृतिक जो संसाधन, जो कि प्राकृतिक संसाधन है, उसका जो संरक्षण क्यों आवश्यक है, आपको यह बताना है। देखिए लिखा हुआ तो आपके सामने है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए समझाने के लिए हम यहाँ पे खड़ा है। देखिए प्राकृतिक जो संसाधन होता है उसका संरक्षण इसलिए आवश्यक है, उसका बचाव इसलिए आवश्यक है। अगर उसको हम नहीं बचाएंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सभी क्या अनवीकरणीय संसाधन है। ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो इन सभी संसाधनों को बचाना बहुत ही जरूरी है। यदि हम इन सभी संसाधनों को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में ये सभी संसाधन नष्ट हो जाएगा, और ये सभी संसाधन तुरंत प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधनों को बनने के लिए बहुत समय लगता है। अनवीकरणीय संसाधन बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। ये जीव जंतु है ना, जीव जंतु मरे रहते हैं। जीव जंतु जब मर जाते हैं तो बहुत दिनों तक, लाखों वर्षों तक जो है ये पत्थरों के बीच दबे कुचले रहते हैं। उसके बाद जो है कोयले का निर्माण होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है ना। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, तो आप सोचते हैं कि ये सभी तुरंत बन जाता है, तुरंत प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। इसलिए आपको प्राकृतिक संसाधनों को बचाना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को नहीं बचाइएगा तो आने वाला समय में ये प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएगा, तो ये सभी संसाधन आप यूज नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप जो है अपने आवश्यकता के अनुसार इन सभी चीजों का उपयोग करें। ठीक है, तो इसलिए जो है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, इनकी बचाव इसलिए जरूरी है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होता है ना। तो इन सभी संसाधनों को बचाना बहुत ही जरूरी है। अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेकपूर्ण बुद्धि के अनुसार जो है आपको इन सभी का इस्तेमाल करना है। जितना आपको उपयोग हो उतना ही इस्तेमाल करना है ना। चलिए फालतू का यूज नहीं करना है, जितना आपको इस्तेमाल उतना ही करना है। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन
तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा नंबर आपका प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। देखिए आपको हम बताए थे जब आपको हम पढ़ा रहे थे, जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं, इस मृदा में कौन सी फसल लगाई जा सकती है। कहने मतलब यह है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये जो होता है जलों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। ये मिट्टी जो होता है, जलोढ़ मिट्टी जो होता है, ये जलों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। इस मिट्टी जो है जल के द्वारा बहा के लाई जाती है ना, बहा के लाई जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, जलोढ़ मिट्टी जो होता है बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलता है। कहने का मतलब यह है जलोढ़ मिट्टी किन किन राज्यों में मिलता है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, हरियाणा राज्यों में मिलेगा। इन सभी राज्यों में जो जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में जो है चावल उगाई जाती है, जूट उगाई जाती है, तंबाकू, तरह तरह की तंबाकुएं उगाई जाती है, गेहूं उगाए जाते हैं, गन्ना उगाए जाते हैं। इन सभी फसल जो है इन मिट्टियों में उगाया जाता है। और आपको मालूम भी चल गया होगा कि जलोढ़ मिट्टी किन किन राज्यों में होता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है मुंबई में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में, पंजाब में, है ना, हरियाणा में, इन सभी राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और क्या क्या उगता है तो आपको मालूम चल गया, तंबाकू गन्ना है ना, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, चावल इत्यादि। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो चौथा नंबर प्रश्न आपका है कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। अतः अभी आपको तो बता दिए थे, अभी इससे पहले तो आपको हम बताए थे ना कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे, तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये जो होता है पानी, ये जो जलों के द्वारा, सॉरी, जलोढ़ मिट्टी जो होता है जलों के द्वारा बहा कर लाई गई है मिट्टी होती है, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आपको मालूम होगा कि जलोढ़ मिट्टी में जो है गन्ना उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है ना, तंबाकुएं उगाई जाती है, ये सभी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न आपका है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, तो याद रखना है कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यह आपका 5वां नंबर प्रश्न था कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आपका है 6वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में जो है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको अंतर बताना है किस किस मिट्टी में, तो खादर मिट्टी में आपको जो है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी और किस मिट्टी में अंतर बताना है, तो बांगर मिट्टी में। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या करना है, तो आपको अंतर बताना है। चलिए बताइए खादर और बांगर मिट्टी में अंतर क्या होता है। सुनिए, नदियां के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाले कोप मिट्टी को खादर एवं नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन काप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली काप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। नदियों के द्वारा जमा की गई पुरातन काप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिए उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न आपका है भू संरक्षण के क्षेत्र लिखिए। भू संरक्षण का क्या लिखना है, तो भू संरक्षण का क्षेत्र लिखना है। उसके
उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि भू संरक्षण के क्षेत्र लिखिए। क्या लिखना है? तो भू संरक्षण का क्षेत्र लिखना है। तो याद रखिएगा, आपको जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि भू संरक्षण का क्षेत्र का जो है क्या होता है, भू संरक्षण किसे कहते हैं, भू संरक्षण किसे कहते हैं। तो भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी की दरौनी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा और जलोन जिलों में, तमिलनाडु के दक्षिण व उत्तरी अकराट, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, चिंगलीपुट, असलेम और कोयम्बटूर जिलों में भी भू संरक्षण क्षेत्र अधिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका जो है 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या है कि स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि आपको यह बताना है इस प्रश्न में कि स्थानीय मिट्टी, कौन सी मिट्टी, तो स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो स्थानीय मिट्टी के पहला नंबर तो स्थानीय मिट्टी के बारे में बताना है, उसके बाद बाहित मिट्टी के बारे में बताना है। तो स्थानीय मिट्टी में चिक्का वो बालू, स्थानीय मिट्टी में चिक्का वो बालू की मात्रा लगभग समान होती है। अस्थायी मिट्टी में जो होता है तो इसमें क्या होता है, चिक्का वो बालू की मात्रा क्या होती है, तो सेम होती है। चिक्का और बालू की मात्रा सेम होती है। ठीक है, और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कहने का मतलब यह है कि जो स्थानीय मिट्टी होती है, समझिएगा बढ़िया से, लिखा हुआ तो सब आपको आपके बुक में ये टाइपिंग आपके क्वेश्चन, आपके बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दिया है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्थानीय मिट्टी क्या होता है। स्थानीय मिट्टी में जो है चिकनी मिट्टी, स्थानीय मिट्टी में चिक्का वो बालू की मात्रा अधिक होती है। और ये स्थानीय मिट्टी जो होता है ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। चलिए उसके बाद समझेंगे बाहित मिट्टी के बारे में। तो बाहित मिट्टी में बालू, कूड़ा, करकट वो जल की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार कृषि करना संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अस्थाई मिट्टी जो होता है इसमें कृषि की जा सकती है, क्योंकि ये मिट्टी अच्छी होती है, इसमें चीका वो बालू की मात्रा अधिक होती है। लेकिन बाहित मिट्टी जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें कूड़ा, इस मिट्टी में क्या होता है, कूड़ा कचरा रहता है ना, कूड़ा कचरा रहता है, प्लास्टिक वगैरह रहता है, बहुत ही खराब मिट्टी होती है, कूड़ा कंकर वगैरह रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कृषि नहीं की जा सकती है, इसमें फसल नहीं उगाई जा सकती, इसमें फसल उगेगा भी नहीं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अस्थायी मिट्टी और बाहित मिट्टी में क्या अंतर होता है, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम समझेंगे। देखिए आपका आ गया है, उसके बाद प्रश्न देखिए, भूमि ह्रास को रोकने के लिए 5 प्रमुख सुझाव दें। कहने मतलब यह है कि भूमि का जो ह्रास हो रहा है, आज के समय में जो भूमि का ह्रास हो रहा है, तो भूमि के ह्रास को कैसे रोका जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम आपसे प्रश्न पूछा है कि भूमि ह्रास को किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसका आप सुझाव दीजिए हमको, इसके बारे में बताइए। तो क्या बताइएगा, तो आपको 5 को बता देना है। क्या बताना है, 5 को बताना है, 5 कारण बताना है। पहला कारण आपका क्या होगा, याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करना, है ना। पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करना। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कि पर्वत के किनारे मेरा खेत है, तो क्या करेंगे कि मान लिया जाए कि ये पर्वत है, समझिएगा बढ़िया समझिएगा। मान लीजिए कि ये पर्वत है, क्या है, तो ये पर्वत है, और ये मेरा खेत है। ये क्या है, मेरा, ये मान लीजिए कि मेरा खेत है, क्या है, तो ये मेरा खेत है। तो अगर पानी डायरेक्ट गिरेगा, अगर पहाड़ पर से पानी डायरेक्ट गिरेगा, तो मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होगा, मिट्टी का ह्रास बहुत ज्यादा होगा, मिट्टी बहुत ज्यादा बह जाएगी, मिट्टी बहुत ज्यादा यहाँ से क्या होगा, कट जाएगी और इधर उधर बह जाएगी, इधर उधर क्या होने लगेगी, तो इधर उधर बह जाएगी, जिसके कारण मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होगा, मिट्टी का ह्रास बहुत ही ज्यादा होगा। इसलिए क्या करना है, तो सीढ़ी नुमा जो है वो क्या करना है, तो जो है खेत बनाना है। सीढ़ी नुमा जो है खेत बनाएंगे, ताकि क्या होगा, पानी जब आएगा तो उतना तेजी में पानी नहीं आएगा, उतना रफ्तार में पानी नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया। उसके बाद मरुस्थल के सीमावर्ती क्षेत्र में झाड़ियों को लगाना। कहने का मतलब यह है कि अगर हम मरुस्थल जगह पे, है ना, मरुस्थल जगह पे अगर झाड़ी वगैरह लगा देंगे, इससे क्या होगा, मिट्टी कटाव रुक जाएगा।
पशु चरण एवं वन कटाव पर प्रतिबंध लगाना। कहने मतलब यह है कि पशु चरण में कि पशु जो है जानवर वगैरह जो चलते जो है चरते हैं तो उस पर नियंत्रण लगाएंगे और वन कटाव को रोकेंगे। वन कटाव को रोकेंगे ताकि जो है मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, मिट्टी का ह्रास जो है उससे रुक जाएगा। काटे गए वन के स्थान पर जंगल लगाना। कहने मतलब जहाँ पे जो है समझिएगा, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे पौधा था, यहाँ क्या था, यहाँ पे पौधा था और इस पौधा को काट दिया गया, इस पौधा को काट दिया गया तो इस जगह पर क्या करेंगे, इस जगह पर जो है एक गाछ लगा देंगे, यहाँ पे गाछ लगा देंगे ताकि अगर गाछ लगा देंगे तो क्या होगा, तो मिट्टी कटाव इससे रुक जाएगा, मिट्टी कटाव रुक जाएगा। अगर गाछ नहीं लगाएंगे तो मिट्टी कटाव जो है नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवा, मैदानी क्षेत्रों में बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना। कहने मतलब यह है कि जो भूमि ऐसे पड़ा हुआ है, जो बंजर भूमि पड़ा हुआ है, उस पर क्या करना है, खेती करना है, उस पर क्या करना है, खेती करना है। ठीक है, उस पर खेती नहीं करना, उस पर क्या करना, वृक्ष वगैरह लगाना है ताकि जो क्या होगा तो मिट्टी कटाव रुकेगा, मिट्टी कटाव क्या होगा तो रुक जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भूमि ह्रास को रोकने का 5 उपाय आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार से आप जो है भूमि के ह्रास को रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को आप रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को, भूमि ह्रास को रोक सकते हैं, है ना। तो मिट्टी कटाव को किस प्रकार से आप इनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, आप जो है 5 इनके बारे में सुझाव दीजिए। तो क्या कीजिएगा, तो सीढ़ी नुमा खेती बनाकर जो है हम भूमि ह्रास को रोक सकते हैं, भूमि ह्रास को रोक सकते हैं, पहला हो गया। उसके बाद आप बोलिएगा कि जो मरुस्थलीय जगहों पे जो है झाड़ी लगा देंगे, मरुस्थलीय जगह पे झाड़ी लगा देंगे। उसके बाद कटे हुए पेड़ के जगह पे जो है क्या करेंगे, तो वहां पे वन लगाएंगे, है ना। मरुस्थलीय जगह पे जो है झाड़ी लगाएंगे। उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में क्या करेंगे, तो मैदानी क्षेत्रों में जो है भूमि जो है मैदानी क्षेत्र पर जो है वृक्षारोपण करेंगे। कहने मतलब है जो भूमि बंजर पड़ा हुआ है उस पर क्या करेंगे, तो उस पर पेड़ पौधे लगा देंगे, जिससे क्या होगा, भूमि ह्रास रुक जाएगा। चलिए आपका लास्ट प्रश्न आपका है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन की परिभाषा दे। मृदा अपरदन की परिभाषा दे। मृदा अपरदन रोकने में सहायक 3 उपायों का उल्लेख करें। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी का बचाव आप कैसे कर सकते हैं। ये था भूमि ह्रास। अब आपका आया है मिट्टी कटाव, कि मिट्टी के ह्रास को आप कैसे रोक सकते हैं, मिट्टी संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि आप कैसे कर सकते हैं। सुनिए, प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से मिट्टी का अपने मूल स्थान से हटना अथवा मिट्टी की उपजाऊ परत के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के लिए मृदा का असंगठित होना अनिवार्य है। इसके कई कारण, इसके क्या है, तो इसके कई कारण। कहने का मतलब यह है कि मृदा अपरदन की पहला नंबर तो प्रश्न में आपको क्या पूछा है, मृदा अपरदन की परिभाषा पूछा है। तो क्या कीजिएगा, आप उसके जो मृदा अपरदन की परिभाषा लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से मिट्टी का अपने मूल स्थान से हटना अथवा मिट्टी की उपजाऊ परत के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके कारण, इसके उपाय लिख देना, इसका उपाय लिख देना। क्या लिखिएगा कि मृदा संरक्षण या मृदा अपरदन रोकने की 3 उपाय है। पहला क्या है, तो पहला लिखिएगा, वानिकी कार्यक्रम के तहत बेकार पड़ी भूमि पर सामाजिक वानिकी, क्षतिपूर्ति वानिकी एवं विशिष्ट वानिकी पर जोर देना, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा लिखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में वन कटाव एवं स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाना एवं समोच्च रेखी कृषि करना। उसके बाद तीसरा आपको लिखिएगा, मैदान